अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में लगातार दौरे कर रहे हैं, क्यों इतनी उम्मीद आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पर? आज गुजरात के अंदर मैं यूं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण लोग जो है सड़कों पे नहीं है। 2 विधायकों वाली पार्टी के पास 6 राज्यसभा सांसद, इस तरीके का करतब आपकी पार्टी के पूर्व सांसदों ने कर दिखाया। तो क्या ये बीजेपी की ताकत थी या आपके नेतृत्व की कमजोरी? अशोक मित्तल जी के खिलाफ के ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड होती है। 10 दिन बाद अशोक मित्तल जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इनसे वही लड़ सकता है जो सब कुछ अपना झोंकने को तैयार है। इंडिया गठबंधन से तो आप लोग अलग हो गए हैं, तो क्या ये ख्याल कहीं आता है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर इन राज्यों में लड़ा जाए तो लड़ाई आसान होगी? क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बहुत डिटेल में इनके रिश्ते हैं। जो भी कांग्रेस पार्टी करती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के डायरेक्शन पे करती है। पंजाब में सामने चुनाव है और आज कांग्रेस में वहां बड़ा हंगामा चल रहा है। कई लोग कांग्रेस के भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं, तो ये खतरा तो आपकी पार्टी के सामने अभी पंजाब में भी बना हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि राघव चड्ढा जी ने ज्वाइन किया तो पंजाब में या दिल्ली में 500 लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हम भी राघव चड्ढा के साथ जा रहे हैं। एक आदमी नहीं गया, बल्कि लोगों ने गालियां दी ऊपर से। आजकल राम मंदिर की चढ़ावा चोरी को लेकर हर सनातन प्रेमी के मन में बड़ा गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर वो निशाना साध रहे हैं। क्या अभी भी जांच पर सवाल उठाना, क्या ये कोई राजनीतिक अवसरवाद नहीं दिखाई देता? तो भगवान राम की पादुका चुरा ली इन्होंने, कलश चुरा लिया इन्होंने। सिंधी समाज के लोगों ने लगभग 200 से ज्यादा चांदी के वो दिए, वो चुरा लिया। ये पुजारी के बस की नहीं है। पंजाब सरकार और अकाल तख्त के बीच बहुत लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है, तो क्या एसजीपीसी की आपत्तियों को स्वीकार करके कानून में फिर से फेरबदल किया जाएगा? आज अगर हमारी पार्टी सत्ता में है, ताकत में है, तो वाहिगुरु के आशीर्वाद से ही है। बाकी जो जत्थेदार साहब ने और जो उनके विचार है उसको फुली एकोमोडेट करेंगे। पंजाब के लिए बड़ा वायदा था आम आदमी पार्टी का कि महिलाओं को 1 जुलाई से पैसा देना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा कि जो पैसा बांटा जाता है वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है कई बार। क्या आम आदमी पार्टी भी इसमें राजनीतिक लाभ देख रही है? आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया कि अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर आप ईमानदारी से काम करो, तो 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आप पूरे स्टेट को पलट सकते हैं। नमस्कार, उत्तम हिंदू में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनीति में, या यूं कहें कि कई राज्यों की राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक। इस राजनीति अन्ना आंदोलन, जिसे आईएसी के नाम से जाना जाता था, उसने कई ऐसे नेता दिए जिन्होंने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो राजनीति में जाएंगे, और जो उनमें ये भी नहीं सोचा था कि अगर राजनीति में गए तो कभी विधायक या सांसद बनेंगे। लेकिन कई लोग विधायक भी बने, सांसद भी बने, और ऐसे ही दिल्ली के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक आज हमारे साथ हैं, जो आम आदमी पार्टी के संगठन में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। दुर्गेश पहले दिल्ली से विधायक भी रहे, उससे पहले पार्टी के संगठन में काम किया और पंजाब के संगठन में भी सह प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने गई थी। और हर बार ये कहा जाता है कि दुर्गेश को महत्वपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी दी जाती है, तो इन दिनों उनकी ड्यूटी लगाई गई है गुजरात में, जहां पर आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी कर रही है। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है उत्तम हिंदू में। थैंक यू विक्रांत भाई, थैंक यू सो मच। दुर्गेश भाई, अब चूंकि आप दिल्ली के पूर्व विधायक हैं, लेकिन जिम्मेदारी आपको दी गई है गुजरात की, तो बात शुरू करते हैं गुजरात से ही। गुजरात जो है पूरी तरीके से बीजेपी का एक छत्र राज है, वहां पर कोई अपोजिशन नाम की चीज कहा जाता है कि बची नहीं है। तो आपके पास भी गिने चुने विधायक हैं, ऐसा क्या लगता है आप लोगों को कि आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी? इस तरीके के दावे आपके लोग, आपके नेता और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से गुजरात में लगातार दौरे कर रहे हैं, क्यों इतनी उम्मीद आप लोगों को दिखाई दे रही है वहां पर? विक्रांत भाई, आप तो जमीनी आदमी हैं, तो आपको एक बार जाना चाहिए गुजरात, क्योंकि जो मुझे भी पहले, जब 1 साल पहले ये जिम्मेदारी दी गई थी, तो मेरे मन में भी बड़े किंतु परंतु थे कि
जो आपने अभी सारी बातें की भाई 30 साल से हैं, अपोजिशन नहीं है, ये सारी चीजें। लेकिन जब एक बार आप गुजरात के अंदर जाते हो और लोगों से बातचीत करते हो तो आपको समझ में आता है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज गुजरात के अंदर मैं यूं कहूं तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण लोग जो है सड़कों पे नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे भी कुछ लिखता है उसको तुरंत ही उठा के 10 दिन 15 दिन जेल में डाल देते हैं। वो गुस्सा आपको 2027 नवंबर में आपको वोट में दिखेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, विशावदर का चुनाव हुआ, लोकल बिल्कुल बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन में कहा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार है मोटा मोटा उसी की सरकार बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30 साल से गुजरात में एक बाई इलेक्शन हो और जब भारतीय जनता पार्टी उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ले उस चुनाव को कि भाई इसे तो जीतना है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री वहां हर्ष संघवी साहब है वो जा रहे हैं, मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है, एक एक विधायक एक एक बूथ पे घूम रहा है, उसके बाद भी 17,000 से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव वहां हारती है। तो आप सोच सकते हैं कि इनका जो मॉडल था, जो ये एक तरीके से लोग इनसे ऊब चुके हैं पूरी तरह से। डर है जिसके कारण सड़कों पे नहीं है, वरना प्रोबेबली। और आप देखो कि आज हर 15 दिन में 20 दिन में एचएम की अमित शाह जी वहां गुजरात जाते हैं, हर 15-20 दिन में नरेंद्र मोदी की विजिट होती है, क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि चीजें स्लिप हो रही हैं हाथों से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी रीडिंग है कि गुजरात बहुत बड़ा सरप्राइज करेगा भारतीय जनता पार्टी को नवंबर 2027 में। इसलिए नहीं कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आज हमारे गोपाल इटालिया साहब जबरदस्त लोगों में पॉपुलर हैं। चैतर बसावा जिनको इन्होंने 7 साल की सजा सुना दी, वो जबरदस्त पॉपुलर है। कल उनके सजा के विरोध में लगभग 25 से 30 हजार लोग इकट्ठे हुए थे। प्रवीण राम है, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पेपर लीक की लड़ाई रहे हैं, हमारे बृजराज सोलंकी हैं। तो इस तरह से कम आज आम आदमी पार्टी के पास 8-10 चेहरे पूरे गुजरात में, युवराज जडेजा है जो एक तरीके से होप बन चुके हैं पूरे गुजरात के लोग। ईशुदान गढ़वी सबसे पॉपुलर आदमी, किसानों के इतना काम किया उन्होंने, इतने बड़े मीडिया पर्सनैलिटी। तो ये सारे के सारे लोग जो हैं आज गुजरात के लोगों की एक उम्मीद बन चुके हैं। आज सोशल मीडिया पे आप देखिए कहीं भी जाते हैं 3-4 हजार लोग तो बस सुनने इनको आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी रीडिंग है कि गुजरात में एक परिवर्तन दिख रहा है और गुजरात का एक टर्न है। 30 साल कांग्रेस रही और 30 साल बीजेपी के होने हो गए। अच्छा, तो कहते हैं कि 30 साल बाद वहां परिवर्तन होता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं कि एक बड़ा परिवर्तन गुजरात के अंदर दिख रहा है। लेकिन दुर्गेश भाई, आपने जो कहा अभी कि वहां पर लोगों के अंदर एक डर है, तो डर को कैसे निकालेंगे? आपका तो खुद ही आरोप है आपकी पार्टी के नेताओं का कि जो भी आपकी पार्टी का नेता कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ कुछ भी बोलता है उसे बंद कर दिया जाता है। और वहां तो आप लोगों का ये भी आरोप है कि बेल तक नहीं मिलती, बेल मिलने में भी दिक्कत होती है। अब चैतर वसावा को सजा सुना दी गई है, तो क्या नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, जो आप जितने भी बड़ी बड़ी क्रांतियां आप देखते होंगे, वो सारी क्रांतियां जो है वो डर के आगे जीत से ही स्टार्ट होती है। मुझे ध्यान है जब अन्ना आंदोलन हुआ था, जब हम दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ते थे, दिल्ली के अंदर दूसरा चुनाव लड़े, पंजाब के अंदर गया, अकाली दल का कितना खौफ होता था कि तुरंत पर्चे करा देते हैं। लेकिन जब इंसान ये ठान लेता है कि लड़ना है तो वो डर अपने आप खत्म हो जाता है। आज ये एफआईआर करते चले जा रहे हैं लेकिन कारवां रुक नहीं रहा। लोकल बॉडी चुनाव में 170 से ज्यादा एफआईआर इन्होंने किए, हमारे मतलब एफआईआर किया लगभग 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के ऊपर। प्रवीण राम हमारे लीडर हैं, उनको 108 दिन तक जेल के अंदर रखा। ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सुरठिया, इन सब के ऊपर केसेस किए, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे। क्योंकि जब एक बार डर निकल जाएगा लोगों के दिमाग से, फिर उसी दिन इनका अंत शुरू हो जाता है। तो अब अगर 5 साल पहले शायद इनको 1 एफआईआर करनी पड़ती थी, आज इनको पर डे इनको कम से कम 100 एफआईआर करनी पड़ रही है। आप मोरबी के अंदर देखो, किसान धरने पे बैठे हुए पिछले 20 दिन से।
आप पोरबंदर के अंदर देखो, किसान धरने पे बैठे हुए, हर इलाके में छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी परेशान है और उस विचलन में वो लगातार हमारे ऊपर एफआईआर कर रही है। एक सवाल, आपकी पार्टी पंजाब का चुनाव लड़ रही है, पंजाब में बीजेपी के पास 2 विधायक थे, आपकी पार्टी से गए सांसदों की वजह से अब बीजेपी के पास वहां पर 6 सांसद हो गए, तो 2 विधायकों वाली पार्टी के पास 6 राज्यसभा सांसद। इस तरीके का करतब आपकी पार्टी के पूर्व सांसदों ने कर दिखाया है। तो क्या ये बीजेपी की ताकत थी या आपके नेतृत्व की कमजोरी? क्या लगता है कहां गड़बड़ हुई? देखिए, ये ना एक युद्ध है और ये कोई लोकतांत्रिक युद्ध है नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश जरूर है, चुनाव भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक पार्ट है, लेकिन जिनसे आप लड़ रहे हो वो कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भरोसा करने वाले लोग नहीं है। आप ये देखिए कि अशोक मित्तल जी के खिलाफ के ऊपर 10 दिन पहले ईडी की रेड होती है, 10 दिन बाद अशोक मित्तल जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, राघव चड्ढा जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इनसे वही लड़ सकता है जो सब कुछ अपना झोंकने को तैयार है, जेल जाने को तैयार है, जो जेल में रहने को तैयार है। मैं कम से कम 3 या 4 बार ईडी ने मुझे बुलाया, 4 से 5 बार सीबीआई ने मुझे बुलाया, मेरे घर पे रेड हुई। ठीक, ऐसा तो हुआ नहीं होगा मुझे नहीं अप्रोच किया होगा, अप्रोच मुझे भी किया होगा, डराया भी होगा, धमकाया भी होगा। किया था, ऑफ कोर्स किया होगा, ऐसे कैसे नहीं किया होगा, धमकाया भी होगा, लेकिन वही है, खड़े हैं। तो ये तो अपनी नैतिक बल है कि आप किस जगह खड़े हैं और कितना लड़ने के लिए तैयार हैं। आदमी को ये देखना है कि भाई 4 चीजें पाने के लिए, 4 प्रतिष्ठा पाने के लिए इधर उधर भागे, अपनी नजरों में आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते। अच्छी चीज ये है कि हम सारे अपनी नजरों में बहुत अच्छे हैं और इनसे वही लड़ सकता है विक्रांत भाई जो अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, जिसके अंदर थोड़ा सा भी लेस मात का संकोच है, लेस मात का भय भी है, लेस मात का डर भी है, वो नहीं लड़ पाएगा। इस भारतीय जनता पार्टी से डर के आदमी नहीं लड़ सकता। अब पंजाब में सामने चुनाव है और आज कांग्रेस में वहां बड़ा हंगामा चल रहा है, कहा जा रहा है कि चन्नी साहब ने जो बैठक बुलाई हुई है, कई लोग कांग्रेस के भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जा सकते हैं। तो ये खतरा तो आपकी पार्टी के सामने अभी पंजाब में भी बना हुआ है। अभी तो केवल सांसद तोड़े, हो सकता है विधायकों को भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसको समझना पड़ेगा कि एमएलए एमपी ये जनता बनाती है, एमएलए एमपी खुद नहीं बन जाते। भाई मैं चुनाव लड़ता हूँ, लोग वोट देते हैं, लोग देखते हैं, लोग भरोसा जताते हैं। लोग नहीं है इन लोगों के पास। जो हमारे 6 सांसद या 5 सांसद जो भी गए, लोग नहीं गए। ऐसा नहीं हुआ कि राघव चड्ढा जी ने ज्वाइन किया तो पंजाब में या दिल्ली में 500 लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हम भी राघव चड्ढा के साथ जा रहे हैं। एक आदमी नहीं गया, बल्कि लोगों ने गालियां दी ऊपर से। उनके तो इंस्टाग्राम फॉलोवर कम हो गए, लोगों ने गालियां दी। आज वो कोर्ट भटक रहे हैं कि जी हमें बहुत ज्यादा गालियां दे रहे हैं लोग, इसको शांत कराइए। मैं देख रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। वो बेचारा हाई कोर्ट घूम रहा है कि मेरे को गालियां लोग बहुत ज्यादा दे रहे हैं, मेरे को बचाइए किसी तरह से। तो ऐसे छोड़ के जाने का क्या फायदा, ऐसा क्या मिलने वाला है आपको। अब एक सवाल मेरा आपसे राम मंदिर विवाद पर। आजकल राम मंदिर की चढ़ावा चोरी को लेकर हर सनातन प्रेमी के मन में बड़ा गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल आपकी पार्टी के जो सर्वे सरवाया, बहुत हर रोज वो पीसी कर रहे हैं। आज वो गोवा गए हुए हैं, वहां पर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो और सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर वो निशाना साध रहे हैं। अब जब एसआईटी बन गई है तो एसआईटी पे विश्वास करना चाहिए, एफआईआर हो गई है, एफआईआर पे विश्वास करना चाहिए। क्या अभी भी जांच पर सवाल उठाना, इस पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के तमाम चीजें कहना, क्या ये कोई राजनीतिक अवसरवाद नहीं दिखाई देता? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूँ, ठीक है। मुझे ध्यान है जब मेरा पहली बार पैदा होने के बाद मेरा बाल जो मुंडन कहते हैं, वो अयोध्या जी में हुआ था मेरा मुंडन। भगवान राम के दर्शन हमने किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन हम लोगों ने किए। तो मैं और मेरा परिवार तो वहां से काफी जुड़ा हुआ है। हमारा कोई भी फंक्शन होता है तो हम अयोध्या ही जाते हैं। हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम अयोध्या ही जाते हैं। कि बहुत ही सेंसिटिव और भावुक मुद्दा है। आप ये सोचिए कि राम जन्मभूमि के ऊपर एक ट्रस्ट बना, वो ट्रस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय ने बनाया, मतलब प्रधानमंत्री ने बनाया। 5-7 लोग 10 लोग जो उन्होंने चुने,
ऑफ कोर्स उन्होंने अपने सबसे खास लोगों को चुने, उसमें चंपक राय जी को उन्होंने सर्वे सर्वा बनाया, दूसरा टेजरार बनाया, किसी को कुछ बनाया। आज लगभग 1 महीना हो गया इस खबर को आए हुए, 1 महीना मोटा मोटा हो गया। बिल्कुल। पहले इन्होंने एसआईटी बना दी। भारत के संविधान में, भारत की लॉ में बिना एफआईआर के एसआईटी बनाने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। भाई आपने एफआईआर ही नहीं किया तो आप काहे का जांच कर रहे हैं, किस चीज का जांच कर रहे हैं? आपने कुछ नहीं किया। दूसरा, कुछ आपने अधिकारियों को भेज दिया एसआईटी के नाम पे, वो कुछ रिपोर्ट लेके आए, वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। उसके आधार पे आपने जो उस मंदिर के छोटे छोटे लोग थे, कोई पुजारी था, कोई गेट पे काम देख रहा था, कोई साफ सफाई का काम देख रहा था, कोई देख रहा था, उसको आपने उठा के उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। अब आप उनके खिलाफ रेड मार रहे हो, तो रेड में क्या निकल रहा है? 50,000 निकल रहा है, 20,000 निकल रहा है, 15,000 निकल रहा है, 1 लाख रुपए निकल रहा है। आप देखिए जो रेड के दौरान बरामदगी निकल रही है। आप ये नहीं बता रहे हो कि पिछले 8 महीने के अंदर सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज हटा दी गई। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज तो इतना आसान तो है नहीं हटाना। वो तो जब तक चंपत राय या इस तरह के सीनियर लोग नहीं कहेंगे तब तक तो सीसीटीवी के फुटेज नहीं हटाए जा सकते। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तो हो सकता है ये चोरी, लेकिन करोड़ों के अंदर चोरी है। हजारों करोड़ रुपए तक की चोरी है। भगवान राम की पादुका चुरा ली इन्होंने, कलश चुरा लिया इन्होंने, सिंधी समाज के लोगों ने लगभग 200 से ज्यादा चांदी के वो दिए, वो चुरा लिया। ये पुजारी के बस की नहीं है। ये तो जब तक ऊपर के लेवल पे सह नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। दूसरी चीज कि 2 करोड़ की जमीन जो है वो ट्रस्ट ने खरीदी 20 करोड़ में, 18 करोड़ में। क्यों खरीदी भाई? आपका क्या इंटरेस्ट है? एक जमीन का टुकड़ा है, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उस जमीन के टुकड़े को 50 लाख का खरीदा और उसने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को वही जमीन 10 मिनट के अंदर 20 करोड़ को बेच दिया। ये तो कंप्लीट वो है। अब ऐसी स्थिति में जो सीनियर लोग हैं, जो सर्वे सर्वा है, जो अयोध्या के मंदिर को चलाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो चंपक राय जी हो चाहे बाकी लोग हों, उनको आप बचा रहे हो। उनका नाम एफआईआर तक में नहीं है। उन्होंने खुद से इस्तीफा भेजा है। कमेटी ने कहा कि हम अगली मीटिंग में इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। मतलब उनका इस्तीफा भी नहीं हुआ है। कायदे से अभी वो एक्टिंग फंक्शनिंग है, वो फंक्शन कर रहे हैं। कल किसी चैनल ने स्टिंग भी किया है जिसमें स्टिंग में कहा गया कि अभी भी वो सारा कुछ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप जांच के नाम पे लीपापोती कर रहे हो। जांच के नाम पे आप लीपापोती कर रहे हो। अगर राम जन्मभूमि के अंदर कोई इतनी बड़ी चीज होती है और उसके खिलाफ अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो मन में शक तो पैदा होता है कि भाई प्रधानमंत्री जी इस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई आप किसी को तो बचा रहे हो। अन्यथा आप सोचिए, आज आप एक सड़क पे यहाँ पे लड़ाई कर लो छोटी सी, पुलिस उठाती है, आपको अंदर लेके चली जाती है, आपको जेल कर देती है, आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ से बेल लेना पड़ता है, जज के यहाँ से जाके बेल लेना पड़ता है। चंपत राय में ऐसी क्या खूबी है कि अभी तक उनको ढंग से पूछताछ भी नहीं की गई, पूछताछ के लिए बुलाया भी नहीं गया अभी तक उनको, उनके खिलाफ एफआईआर तक नहीं की गई, उनको अरेस्ट तक नहीं किया गया, उनसे पूछताछ तक नहीं की गई। तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई एसआईटी आपकी, कमेटी आपकी, चढ़ावा आपने लूटा, तो आप कैसे एक्शन लोगे? अभी तक बीजेपी के लोगों से पूछते थे कि आप राम मंदिर क्यों नहीं गए। अब अरविंद केजरीवाल होम मिनिस्टर से ही पूछ रहे हैं कि आप मंदिर क्यों नहीं गए। वाजिब प्रश्न है कि नहीं प्रश्न है? भाई अमित शाह जी पिछले 2.5 साल में 42 जगहों पर भगवान राम के नाम पे वोट मांगा उन्होंने। असम में वोट उन्होंने मांगा, बंगाल के अंदर वोट उन्होंने मांगा, दिल्ली के अंदर उन्होंने वोट मांगा। जहां जहां चुनाव होते हैं उस रैली में जाते हैं और भगवान राम के नाम पे वोट मांगते हैं और भगवान राम का दर्शन तक नहीं करने गए आज तक। और पूरी दुनिया से आप पूछते हो कि तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए। तो ये प्रश्न तो वाजिब है कि भाई अमित शाह इसका जवाब दे कि क्यों नहीं गए आज तक, क्या रीजन है। वो भगवान राम को राम मानते भी कि नहीं मानते हैं, वो भगवान मानते भी कि नहीं मानते हैं वो।
तो ये प्रश्न तो वाजिब प्रश्न है। चलिए दुर्गेश भाई, थोड़ी सी बातचीत पंजाब की, क्योंकि पंजाब में आपने काफी समय बिताया भी और संगठन में काम भी किया है। पंजाब सरकार और अकाल तख्त के बीच बहुत लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसा लगता है कि एक बड़ा टकराव बना। अकाल तख्त ने अब जो आप लोगों ने बेअदबी कानून बनाया उसमें संशोधन करने के लिए 1 महीने का समय दिया, तो क्या आम आदमी पार्टी अपने फैसले पर अड़ी रहेगी? हालांकि आपकी तरफ से कहा गया कि जो अकाल तख्त ने बातें की है उनको शामिल किया जाएगा, तो क्या एसजीपीसी की आपत्तियों को स्वीकार करके कानून में फिर से फेरबदल किया जाएगा? देखिए, मुझे इसका डिटेल तो नहीं पता है सारी चीजों का, क्योंकि मैं अरसे से पंजाब की उससे बहुत डे टू डे मॉनिटरिंग में नहीं हूँ। लेकिन देखिए, अकाल तख्त की बहुत इज्जत है और हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं उनके सामने। आज अगर हमारी पार्टी सत्ता में है, ताकत में है, तो वाहिगुरु के आशीर्वाद से ही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो गतिरोध है या जो क्राइसिस, हालांकि मुझे लगता है कि ऑफिशियली शायद हमारे एमएलएज ने बोला है कि जो भी आपके प्रस्ताव है उसको हम एकोमोडेट करके इसको जल्द से जल्द पास करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो करेंगे, तो उसमें कोई किंतु परंतु तो है ही नहीं। देखिए, ये एक्ट लाया क्यों गया? ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि अकाली दल और यूं कहें सुखबीर बादल, जिन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है इस चीज को, उन्होंने ये कहा कि जब आपको ध्यान होगा 2015-16 में बरगाड़ी कांड हुआ था, बिल्कुल, जब गुरु साहब के स्वरूप को उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, गलत किया गया था। वो सारी घटना सुखबीर बादल ने कराई थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया और कोई एक्शन नहीं हुआ। पंजाब में बहुत समय तक ये मांग थी कि इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कोई, क्योंकि सबको जेल किया गया, 10-10 दिन 15-15 दिन में सब लोग छूट गए। पहली बार भगवंत मान सरकार ने इसके ऊपर एक बहुत ही टफ एक्ट बनाया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के कृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसको जेल होगी, उसको फांसी की सजा होगी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये एक्ट पास किया गया जस्ट क्योंकि बहुत लोगों का सेंटिमेंट था कि ये चीजें हो रही हैं और लगातार हो रही हैं। बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए, सुखबीर बादल अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की घटनाएं कर रहे थे। तो ऐसे में इस एक्ट की पंजाब के लोगों की जो मांग थी, बाकी जो जत्थेदार साहब ने और जो उनके विचार है उसको फुली एकोमोडेट करेंगे। पंजाब के लिए बड़ा वायदा था आम आदमी पार्टी का कि महिलाओं को पैसे दिए जाएंगे, तो महिलाओं को अब 1 जुलाई से पैसा देना शुरू कर दिया गया है। क्या लगता है कि, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा कि जो पैसा बांटा जाता है वो टर्निंग पॉइंट बन जाता है कई बार, क्या आम आदमी पार्टी भी इसमें राजनीतिक लाभ देख रही है? देखिए, इसको आप कई चश्मों से देख सकते हैं। आप पहला प्रश्न ये सोचिए कि पंजाब जब भी चर्चा में आता था तो पहला चर्चा होता था कि यार इस पे तो बहुत डेट है, पंजाब की तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। पहली चर्चा, ये सवाल तो अब भी उठता है। पहली चर्चा होती थी। दूसरी चर्चा होती थी कि पंजाब में ड्रग्स बहुत है, लोग मर रहे हैं। मैं तो 2 साल काम किया मैंने, हर दिन आए दिन पेपर ड्रग्स से भरे रहते थे। किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आज आप ये देखिए कि पंजाब सरकार ने इस साल में 18,000 करोड़ का कैपिटल का काम किया है, सड़कों से लेके, स्टेडियम से लेके, जिम से लेके, बहुत सारी चीजें की। दूसरा, महिलाओं को 1500, 1000 और 1500 रुपए देने का काम। तीसरा, देखिए गांव गांव तक पानी पहुंचाने का काम किसानों के लिए, और किसानों के लिए कितना लाभ, 10 लाख रुपए का बीमा हर एक व्यक्ति के लिए फ्री, कोई जनरल नहीं, कोई एससी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, सबको, पूरे पंजाब के अगर रेजिडेंस है तो 10 लाख रुपए का आप कहीं भी इलाज कराइए, पंजाब सरकार उसको देती है। मात्र 4 साल के अंदर पूरे देश के अंदर एक मॉडल आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्तुत किया कि अगर आपकी नीयत ठीक हो, अगर आप ईमानदारी से काम करो, तो 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आप पूरे स्टेट को पलट सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब पंजाब में हमारी सरकार बनी तो हम 27वें स्थान पे थे एजुकेशन सर्वे में। हम बचपन में जहां से आते हैं, लोग कहते थे केरला में बड़ी पढ़ाई होती है, केरला में बड़ी पढ़ाई होती है, केरला में सारे पढ़े लिखे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। आज पंजाब ने केरला को पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 पे पंजाब है। तो आप सोचिए, मात्र 4 से 4.5 साल के अंदर आप इतने लार्ज स्केल पे, इतने
करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल रहे हैं। सरकार बदल तो सकती है अगर राजनीति सही हो जाए, नेता सही लोग चले जाएं। जैसे जनता ना, कई बार आप पूछो तो कहती है यार सारी पार्टियां एक जैसे हैं, सब बेकार हैं, इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है, तो जो मिल रहा है ले लो टाइप में, इस तरह की बातें बहुत सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से पब्लिक को कहना चाहता हूं कि अगर आपने सही लोगों को बिठाया सत्ता में तो ये बदलाव आ सकता है। आज मैं खूब सारे इंटरव्यूज देख रहा हूं महिलाओं के। कोई महिला आके कहती है जी मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा हस्बैंड 12,000 रुपए कमाता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती क्योंकि 100 रुपए 150 रुपए कंप्यूटर की कोर्स लगती है। ये शायद दिल्ली में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठे हुए लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन गांव के अंदर, मैं खुद एक गांव से आता हूं, गांव के अंदर शाम को आदमी 20 रुपए लेके निकलता है और सब्जी लेके आता है 20 रुपए की, 25 रुपए 30 रुपए 50 रुपए लेके निकलता है। किसी दिन अगर उसने 50 रुपए की सब्जी तब खरीदी जाती है जब मेहमान आ जाते हैं कई सारे, तब 50 रुपए की सब्जी खरीदी जाती है। आदमी बच्चे को भेजता है कि 5 रुपए की चीनी लेके आ जाओ और ये 2 रुपए की चाय पत्ती लेके आ जाना। आप इस तरह की गांव की इकोनॉमी चलती है। अगर वहां पे आपने 1500 रुपए 1000 रुपए की मदद की है तो आदमी उस बेसिक स्ट्रगल से बाहर हो जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आते हैं। हमारे देश में हम जिस तरह के समाज में रहते हैं, धन के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर पुरुषों का कब्जा है, कह सकते हैं हम लोग। आज घर में देखेंगे, हमारे आपके हर जगह पे देखेंगे तो पुरुष ही बेसिकली कमाता है। तो जो पैसा जिसके पास होता है वही डिसाइड करता है सारी चीजें। अगर महिलाओं के पास पैसा आना स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी गृहस्थी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया तो उनका एक बड़ा लेवल की पार्टिसिपेशन घर के डिसीजन में होगी, घर की सारी चीजों में भी, जो कि एक बहुत बड़ा महिलाओं के एम्पावर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो मैं भगवंत मान साहब को, अरविंद केजरीवाल जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि ये लगभग इम्पॉसिबल। देखिए दिल्ली में कर सकते थे क्योंकि दिल्ली में पैसा बहुत आ गया था, दिल्ली में हमने पैसा इकोनॉमी में बहुत शानदार दिया। पंजाब के अंदर एक डेट रिडन स्टेट को आप ला के आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं और डेवलपमेंट का काम के साथ साथ ये सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दुर्गेश भाई, आप लोग क्योंकि पंजाब में तो आप बड़ी ताकत है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन जिस राज्य में आप चुनाव की इस समय तैयारी कर रहे हैं, गुजरात की चाहे हम बात करें या यूपी में भी आप लोग खूब तैयारी कर रहे हैं, तो गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं, क्या वहां पर बीजेपी को आम आदमी पार्टी अपने बूते पर अकेले हराने की सोच सकती है? क्या आपको लगता है, क्योंकि इंडिया, ये सवाल इसलिए कि इंडिया गठबंधन से तो आप लोग अलग हो गए हैं, तो क्या ये ख्याल कहीं आता है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर इन राज्यों में लड़ा जाए तो लड़ाई आसान हो जाए? देखिए, कांग्रेस पहले भी हमें लगता था, जो आप एग्जैक्टली बोल रहे हो, कि पहले हमें लगता था कि एक साथ मिलके शायद ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हमारी रीडिंग कांग्रेस को लेकर यह है कि कांग्रेस एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से बहुत डिटेल में इनके रिश्ते हैं। डिटेल में? बहुत डिटेल में इनके रिश्ते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो भी कांग्रेस पार्टी करती है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के डायरेक्शन पे करती है। आज कोई भी स्टेट जो है, मैं कह रहा हूं जैसे फुल स्टेट है, कर्नाटका है या कोई दूसरा स्टेट है, असम है, असम में कांग्रेस ने चुनाव तक नहीं लड़ा। आप ये देखिए, असम के अंदर लोग इतने परेशान थे, हेमंत बिश्व शर्मा साहब के भ्रष्टाचार से लोग इतने ज्यादा परेशान इस बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस के लिए अच्छा चांस है। पत्रकारों ने भी जा जाके कहा कि अगर कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार सकती है। कांग्रेस चुनाव तक नहीं लड़ी। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, वहां पे कांग्रेस कह रही है कि हम 50-50% सीटों पे लड़ेंगे। मतलब तुम्हारे 4 आदमी नहीं है वहां पे, ठीक है, तुम कह रहे हो यहाँ 50% पे हम चुनाव लड़ेंगे, 50% हम लड़ेंगे, 50% समाजवादी। मतलब आप सोच रहे हो कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ गुजरात का। गुजरात के अंदर पिछले 3, साढ़े 3, पौने 4 साल में 5 या 6 बाई इलेक्शन हुए। कांग्रेस पार्टी से बातचीत हुई, हमने कहा भाई ऐसा है कि जो आपके ये बाई इलेक्शन, जिन सीटों पे आप जीते हो या जिन सीटों पे आप मजबूत हो, आप लड़ लो बाई इलेक्शन, हम आपकी मदद करेंगे। पहले 5 सीटों पे हमने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, कांग्रेस को हमने चुनाव लड़ने दिया। अच्छा,
कांग्रेस हाँ। चुनाव लड़ी। विशावदर के अंदर हाँ। हमने कांग्रेस से कहा कि गोपाल इटालिया जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे हाँ। और ये विशावदर हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने वहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हाँ। क्योंकि बीजेपी ने कहा कि तुम अपना कैंडिडेट खड़ा कर दो यहाँ पे, वरना अगर हम 7 सीटों पे बाई इलेक्शन है, 6 आप लड़ रहे हो, तो एक तो हमें भी लड़ने का हक है, एक हम लड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विशावदर में अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिसकी जमानत जब्त हो गई। ऐसा भी नहीं कोई बहुत मजबूत थे वो जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं आज इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी जो है वो ऊपर की लीडरशिप, हो सकता है नीचे जब इंटरव्यू जाए तो बहुत सारे कांग्रेसी गालियां देंगे, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल पे एक मैनिपुलेशन है कि यहीं तक जाना है आपको, इससे आगे नहीं जाना। आप देखिए जब देश के अंदर पेपर लीक का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, आपके देश के अंदर राम जन्मभूमि का इतना बड़ा मुद्दा, कांग्रेस कहीं नहीं है, कहीं ग्राउंड पे नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। ले देखिए उनके लीडर्स बस ट्वीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही एक सिस्टम इन्होंने, जैसे अरविंद जी कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो उस तरह का एक बड़ा ही कभी गुस्सा भी हो जाते हैं, कभी साथ रहते हैं, उसमें बड़ा रिश्ता है। दुर्गेश भाई, आजकल दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का। आप लोग तो अन्ना आंदोलन के दौरान हम देखते थे कि किस तरीके से आंदोलनकारी के रूप में आप सक्रिय रहते थे। कभी आप लोग घूमने भी नहीं जाते, आपकी पार्टी के नेता घूमने नहीं जाते। आप लोगों ने समर्थन तो किया कि इनकी मांग का हम समर्थन करते हैं, लेकिन थोड़ा ग्राउंड पे जाके हौसला भी बढ़ा दीजिए। देखिए हमारे जाने से उनका कोई फायदा नहीं है, उनका नुकसान होना है। इन्होंने कह देना है कि आप तो पहले से ही सुन रहे हो कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले इनका समर्थन कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन एक नागरिक का हक है। जिस देश में, अगर लोकतांत्रिक देश है, अगर उसके अंदर आप विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपकी मांग जायज है नाजायज है, जो कुछ भी, अगर आप शांतिपूर्वक कहीं धरना दे रहे हैं, एक आदमी दे, 100 आदमी दे, 10,000 लोग दे, तो सरकार का ये हक नहीं बनता है कि सरकार उसको डिफेम करे, परेशान करे। वो करने का, अब कल आपने देखा हाईकोर्ट के जज साहब, हाईकोर्ट की जज साहब ने बात कही, क्योंकि बहुत बड़ा जजमेंट है। लोहिया साहब कहते थे कि अगर सड़कें खाली हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो अगर जंतर मंतर पे कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी मांग जायज हो ना जायज हो, हमारा उनको समर्थन है। हम उसमें पार्टिसिपेट करें ना करें, कई बार एक पॉलिटिकल सिचुएशन आजकल ऐसी बन चुकी है कि अगर वहां जाते हैं तो ब्रांडिंग अलग तरीके से बना दी जाती है। तो हमारी शुभकामनाएं उनको, उनकी मांग जायज है। पेपर लीक आज इस समय इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। मैं खुद सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, मैं खुद हर महीने 5-5, 6-6 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए लगा के फॉर्म भरता था और उसके पावती पत्र का इंतजार करता था, एक्नॉलेजमेंट लिस्ट आएगी, सेंटर कहाँ होगा, वहां जाते थे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जाम देने के लिए आपको 2 दिन पहले घर से निकलना पड़ता था। कभी कानपुर सेंटर पड़ा हुआ, कभी दिल्ली सेंटर पड़ा हुआ, कभी जयपुर सेंटर पड़ा हुआ। 2 दिन पहले आप निकलते थे, ट्रेन से जाते थे, कई बार बसों से जाते थे, होटल नहीं होते थे, पार्कों में सोते थे, रेलवे स्टेशन पे सोते थे। ऐसी स्थिति में अगर आदमी जाए वहां पे और ये पता चले कि पेपर लीक हो गया, तो ये तो इससे ज्यादा क्रिमिनल एक्ट हो नहीं सकता। शर्म की बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को उनको हटा देना चाहिए। लेकिन वो तो पद पे बने हुए हैं। बल्कि उनको बर्थडे विश में उन्होंने कहा कि भैया तुम तो एजुकेशन के अंदर जो तुमने रिफॉर्म लाया है इस देश के, वो तो कमाल का है। दुर्गेश भाई, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बनी और उसके बाद दिल्ली में ऐतिहासिक मैंडेट मिला, बहुत बड़ी कामयाबी मिली, बहुत कम समय में 10 साल, इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन उसके बाद कई आरोप लगे, आम आदमी पार्टी कमजोर थोड़ी दिखने लगी, दिल्ली का चुनाव हार गई, अब पंजाब का चुनाव सामने है और गुजरात में आपके विधायक जीते, वो चले गए भाजपा के साथ, तो संगठन भी थोड़ा कमजोर हुआ। आपके सांसद, आप लोग बड़े गर्व से कहते थे कि हमारी पार्टी के सांसद विधायक नहीं टूटते, वो भी टूटने शुरू हो गए, बीजेपी के साथ चले गए। तो क्या अब आम आदमी पार्टी को जनता क्या दोबारा से राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के खिलाफ बड़े विकल्प के रूप में क्यों देखे? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को बाकी विपक्ष से अलग बनाता है? बाकी विपक्ष मतलब मुख्य विपक्ष से अलग बनाता है। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि 4 से 4.5 साल हमने सरकार चलाई पंजाब के अंदर। आज पंजाब के अंदर वो परिवर्तन आए हैं
जो कोई सोच नहीं सकता। अगर इस देश को बदलना है, आम आदमी पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है, आम आदमी पार्टी एक मूवमेंट है। मैं कोई नेता नहीं था। आज भी आप तो मेरे घर कई बार आए, किराए के घर पे रहते हैं, कोई ऐसा वो सारी चीजें नहीं है। मैंने आंदोलन के दौरान आपको कुर्सियां उठाते हुए, दरी बिछाते हुए बहुत बार देखा है। नेता तो आप बाद में बने। तो आप ये सोचिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है। जिसको जिसको लगता है कि इस देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सड़कें ठीक होनी चाहिए, बिजली अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं को एम्पावर करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा काम होना चाहिए, उन सब लोगों को आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना होगा। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस भी तरीके से। ये सारी पार्टियां सत्ता पार्टी हैं। जो जनता के लिए काम करती है वो एक्चुअली अगर देखा जाए इस देश के अंदर, तो आम आदमी पार्टी करे। अगर सारी पार्टियां जिनकी जिनकी सरकार है, अगर वो डिसाइड कर लें कि 10 साल सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीजों पे काम करेंगे, आप देखना हम चाइना से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, हम यूरोप का मुकाबला कर सकते हैं। अगर पंजाब 4.5 साल के अंदर कर सकता है, तो बाकी देश क्यों नहीं कर सकते, बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो आइडिया है, जिस आइडिया पे हम बेस्ड है, उस आइडिया का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हम आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, कमजोर रहे, वीक रहे, खत्म हो जाए, बनी रहे, सरकार में रहे, कहीं भी चली जाए, लेकिन ये जो जरूरतें हैं ना, ये अगर भारत को आगे जाना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आज आम आदमी पार्टी कह रही है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। चाहे रो के करो, चाहे गा के करो, चाहे हंसी से करो, चाहे खुशी से करो। जो आज आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इस काम को आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आप दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन सकते हो। अन्यथा आज आप कितना भी आम आदमी पार्टी को गाली दे दो, उसका कोई रास्ता नहीं। करना आपको यही पड़ेगा जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया, जो अरविंद केजरीवाल भगवान मान साहब पंजाब में कर रहे हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई रास्ता नहीं है। दुर्गेश भाई, कुछ सवाल रैपिड फायर करते हैं, 4-5 सवाल। आज आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? हर पार्टी की कोई ना कोई समस्या भी होती होगी, नेतृत्व, संगठन या फिर विश्वसनीयता? नहीं, मुझे लगता है कि ये समस्या नहीं है। ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी एक आम लोगों के द्वारा बनाई गई वो है। कोई भी युद्ध जो है वो 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में जीता नहीं जाता। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। इसके लड़ने के लिए आपको समय भी लगेगा, ताकत भी लगेगी और लोगों को भी इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी। आम आदमी पार्टी, दिल्ली में हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, 3 बार हमने सत्ता चलाई, पंजाब में हम है, आज गोवा के अंदर हमारे विधायक हैं, गुजरात के अंदर एक तरीके से मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में है, और भी राज्यों के अंदर बहुत सारे लोग हमारे पदाधिकारी जीते हैं। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत ग्रोइंग पार्टी है, बहुत अच्छा। देखिए, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, एक नेचुरल फिनोमिना है पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि किसी को आप बांध के नहीं रख सकते। कोई डर के जाएगा, कोई स्वेच्छा से जाएगा, कोई किसी लालच से जाएगा, ये जाते रहते हैं लोग। कई लोग आते भी हैं इसी माध्यम से, डर से आते हैं। डर तो नहीं हम करा पाते कुछ, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि हमारा पॉलिटिकल फायदा हो जाएगा, कई लोगों को लगता है कि इससे देश की सेवा कर सकते हैं हम सारे लोग, तो लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10-12 साल में जो अचीव किया है वो अनबिलीवेबल है, और आने वाला जो दशक है वो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के आइडियाज का दशक है। दुर्गेश भाई, मैं चाहूंगा कि ये रैपिड फायर के जवाब भी आप रैपिड फायर टाइप दें, ज्यादा प्रश्न बड़ा कॉम्प्लिकेट था, इसलिए पहले सवाल में माफी दे देते हैं। तो दूसरा सवाल बताइए कि राजनीति में अपने अगर नाराज हो जाते हैं, उन्हें मनाना ज्यादा आसान होता है या घर पर पत्नी को संभालना ज्यादा? पत्नी को नाराज हो जाए तो ज्यादा मुश्किल होती है। स्ट्रेस को दूर करने का क्या फार्मूला है? कोई फार्मूला नहीं है, झेलना पड़ता है। जो 7 MP छोड़ के गए हैं, उनमें से अगर मौका मिले तो किस एक को लेना चाहेंगे? बहुत मुश्किल प्रश्न है। किसी कोई नाम ऐसा जो लगता हो कि यार ये नहीं, इसके बारे में तो नहीं सोचा था? नहीं सोचा तो किसी के बारे में नहीं था, लेकिन ठीक है। दुर्गेश पाठक की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी ताकत क्या है? मुझे लगता है ताकत ये है कि मैं काम कर सकता हूँ, कमजोरी यही है कि काम कर सकता हूँ। चलिए दुर्गेश भाई, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चीजों पर बातचीत की, और आपसे बात करना इसलिए भी मजेदार रहा क्योंकि
आम आदमी पार्टी के कुछ ही नेताओं में आप शुमार हैं पार्टी के संगठन में, जो दिल्ली में भी काम कर चुके हैं, गुजरात में भी काम कर चुके, पंजाब में भी काम कर चुके हैं और अब गुजरात में भी काम कर रहे हैं। तो हर वो बड़ा राज्य है जहां पर पार्टी चाहती है कि उसकी ताकत बने, वहां आप किसी ना किसी रूप में संगठन के साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की।